मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को M.Com सेकेंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, उसके बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आज मैंने चुना है टॉपिक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी देश में, वो किस किस रूप में होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होने के क्या कारण हैं और उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं कि ये होता क्या है, ये किस रूप किस स्थिति को, किसी देश में ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब हम कहते हैं कि इसके मूल्य में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो किसी भी हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा के मूल्य में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। इस उतार चढ़ाव के कारण उस देश के रोजगार, वितरण, सभी चीज़ों में उसका प्रभाव पड़ता है, मूल्य में प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा के मूल्य स्तर में वृद्धि आती है, जिससे मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो हम उस स्थिति को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रा के मूल्य में निरंतर मुद्रा की कीमत में निरंतर होने वाली वृद्धि, अतः कीमत स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के अलग अलग परिभाषाविदों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया है, जिसमें से सबसे अच्छा परिभाषा दिया है क्रॉथर ने दिया है। क्रॉथर जी ने कहा है कि मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। और हार्टे ने इसी संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया है कि वह परिस्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो मुद्रास्फीति कहलाती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने मुद्रास्फीति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा के कीमत स्तर में, मुद्रा के मूल्य स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति के बहुत सारे रूप होते हैं। मुद्रास्फीति के जो रूप होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मोटे मोटे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कारण के आधार पर मुद्रा का रूप जो होता है वो बदलता है, मतलब कीमत में वृद्धि या कमी आती है, उतार चढ़ाव आता है। दूसरा होता है परिस्थिति के आधार पर, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। कारणों के आधार पर यदि हम मुद्रास्फीति को बांटें तो सबसे पहली होती है खुली तथा दमित स्फीति। खुली तथा दमित स्फीति, मुद्रास्फीति खुली अथवा दमित हो सकती है। एक खुली स्थिति में सरकार की ओर से मूल्य वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें मूल्य बाजार की परिस्थिति के अनुसार मांग और पूर्ति निर्भर करते हैं। दमित स्थिति वह होती है जब कीमतों की वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती है। इस स्थिति में विभिन्न सरकारी नियंत्रणें जैसे राशनिंग आदि को अपनाया जाता है और वृद्धि को रोकने के लिए उपाय अपनाया जाता है। दूसरी होती है साख स्फीति, जब देश के व्यापारिक बैंक उदारता से अपने ऋण को देते हैं, जो वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि होती है, फलतः कीमत बढ़ती है, इसे हम कहते हैं साख स्फीति। घाटा प्रेरित स्फीति वह स्थिति होती है जब सरकार का व्यय अपनी आय से अधिक होने लगता है। जब घाटे की पूर्ति हीनार्थ प्रबंध द्वारा की जाती है तो देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और स्फीति उत्पन्न हो जाती है। मजदूरी प्रेरित स्फीति, जब मजदूर अपने आप को शक्तिशाली श्रमिक संघों में संगठित कर लेते हैं और अपनी मजदूरी में वृद्धि बिना उत्पादन बढ़ा ही कर लेते हैं तो उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है और ये स्फीति की स्थिति कहलाती है। लाभ प्रेरित स्थिति होती है। लाभ प्रेरित स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि उत्पादन लागत घटने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि कृत्रिम उपायों द्वारा कीमतों को नीचे गिरने से रोका जाता है, जो उत्पादकों के लाभ में वृद्धि करती है। इसे हम कहते हैं लाभ प्रेरित स्थिति। मांग प्रेरित स्थिति, मांग प्रेरित स्थिति ऐसी होती है जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहाँ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। इससे मूल्यों में वृद्धि होती है और स्फीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और नेक्स्ट होता है व्यापक और खंडीय स्फीति। व्यापक स्फीति, जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो इसे हम व्यापक स्फीति कहते हैं, और जब कुछ विशेष वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो तो इसे हम खंडीय स्फीति की स्थिति कहते हैं। अब है परिस्थिति के अनुसार भी मुद्रास्फीति के अलग अलग रूप होते हैं। युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्ध के समय युद्ध के लिए अनुपादक व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने से मूल्यों में वृद्धि हो जाने को
युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। युद्धोत्तरकालीन स्फीति होती है, पोस्ट वार इन्फ्लेशन होता है। इसमें युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब युद्ध जर्जित अवस्था में पुनः निर्माण के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोजन किया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में तत्काल वृद्धि नहीं होती है, फलतः मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। इससे युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। क्रांतिकालीन विकास स्फीति, जब सरकार आर्थिक विकास कार्यों पर बड़ी मात्रा में व्यय करती है तो मौद्रिक आय में जो तत्काल वृद्धि हो जाती है, परंतु उत्पादन बढ़ने में कुछ समय लगता है, फलतः मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। इसे विकास स्फीति कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं। मुद्रास्फीति के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के कारणों को दो भागों में बांटा गया है, मांग वृद्धि स्फीति और लागत वृद्धि स्फीति। मांग वृद्धि स्फीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय, बढ़ता हुआ निजी विनियोग, करारोपण में कमी, काला धन, सार्वजनिक ऋण में कमी, निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा शाख निर्माण, व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण, प्रयोज्य आय, ऐसे विभिन्न कारण होते हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। इसे हम कहते हैं, इन सभी कारणों से होने वाले स्फीति को हम कहते हैं मांग वृद्धि स्फीति। उसी प्रकार होता है लागत वृद्धि स्फीति। लागत वृद्धि स्फीति में प्राकृतिक कारण, औद्योगिक संकट, सरकार की व्यापार नीति, सरकार की घातक नीतियां, पूर्ति का अभाव, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का संचय करना, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कारण, उत्पादन लागत में वृद्धि, प्रौद्योगिक परिवर्तन, इन सभी कारणों से यदि मुद्रास्फीति होती है तो इसे लागत वृद्धि स्फीति कहा जाता है। लागत वृद्धि स्फीति भी बहुत मायने रखती है, स्फीति को इन्फ्लेशन के इफेक्ट डालती है उस पर बहुत ज़्यादा। उसी तरह मांग वृद्धि स्फीति भी मुद्रास्फीति को एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है जो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। सबसे पहले हम लेंगे मांग वृद्धि स्फीति। मांग वृद्धि स्फीति में पहला कारण है बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय। बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय उसे कहेंगे हम जब युद्ध अथवा सार्वजनिक विकास के लिए तेजी से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, फलतः वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। इसे हम कहेंगे बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय, जिसके कारण मुद्रास्फीति की मात्रा बढ़ती है। बढ़ता हुआ निजी विनियोग, जब व्यक्तिगत उपक्रम अच्छी व्यापारिक दशाओं या प्राविधिक नव प्रवर्तनों एवं अन्य किसी कारण से अधिक विनियोग करने लगते हैं और यदि पूर्ण रोजगार बिंदु की प्राप्ति हो जाती है या अर्थव्यवस्था में कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिनके कारण उत्पादन की गति सीमित हो जाती है, तो बढ़ता हुआ निजी विनियोग कीमतों में वृद्धि का कारण बन जाता है और ये स्फीति की स्थिति लेकर आती है। करारोपण में कमी। तीसरा है करारोपण में कमी। करारोपण संबंधी कटौती के परिणाम स्वरूप भी लोगों का वास्तविक आय और मौद्रिक आय में निरंतर वृद्धि होती है, जिसके कारण वृद्धि हो जाती है। इससे भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। काला धन, ब्लैक मनी, जब अकुशल प्रशासन के कारण करों की राशि वसूल नहीं हो पाती तो इस प्रकार की छिपाई गई राशि को काला धन कहते हैं। काले धन के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे कीमतें भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण की कमी। जब सरकार द्वारा जनता से उधार लेने के कार्यक्रमों में शिथिलता बढ़ती जाती है, अर्थात जनता से कम ऋण लिए जाते हैं व जनता से प्राप्त ऋणों का भुगतान किया जाता है, तो जनता के पास प्रायः क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है और यदि वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहे तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि। अगली है निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि। निर्यात वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन वस्तुओं को हम दूसरे देशों में भेजते हैं, मतलब दूसरे देशों से जिन वस्तुओं की मांग उस देश से की जाती है उनको हम निर्यात वस्तुएं कहते हैं। और यदि निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो निर्यात बढ़ता है और यदि इस प्रकार वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रही तो स्वदेशी उपभोग के लिए भी वस्तुएं कम उपलब्ध हो पाती हैं और यदि ऐसी स्थिति आती है तो वस्तुओं की कमी देश में उत्पन्न हो जाती है और उनकी कमी से उनके मूल्य स्तर में वृद्धि होने लगती है। जनसंख्या में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है।
किंतु उत्पादन में जनसंख्या और वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है। इससे भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। केंद्रीय बैंक द्वारा फाक निर्माण। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा फाक निर्माण। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार फाक निर्माण की नीति अपनाता है, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की प्रवृत्ति तथा इसी प्रकार देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक फाक निर्माण की सुविधा उपलब्ध हो जाती हो, तो फाक निर्माण से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा फाक निर्माण। जब व्यापारिक बैंक अधिकाधिक फाक का निर्माण करते हैं तो वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान ही है। अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा फाक निर्माण किए जाने पर मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय होता क्या है, हम जाने पहले कि प्रयोज्य आय क्या होता है। प्रयोज्य आय से आशय उस आय से है जो उत्पादन के साधनों को व्यक्तिगत करों के भुगतान के बाद उपभोग कार्यों के लिए उपलब्ध होती है। प्रयोज्य आय में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष उपभोग व्यय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की उपभोग व्यय में वृद्धि स्फीतिकारी होती है। अब हम देखते हैं कि लागत पक्ष के ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। लागत वृद्धि स्फीति। लागत वृद्धि स्फीति के कारण भी मुद्रास्फीति के बढ़ने लगती है। मुद्रास्फीति की स्थिति जो होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। अब हम देखेंगे कि लागत वृद्धि स्फीति में ऐसे कौन कौन से कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारक है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण वे होते हैं जो देश में प्राकृतिक विपत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर बाढ़ आ जाए, देश में महामारी आ जाए, भूचाल आ जाए, ये बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम प्राकृतिक कारण कहेंगे। औद्योगिक संकट। कभी कभी हमने देखा है कि देश में जो औद्योगिक श्रम संघ होते हैं, जैसे मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं उद्योगपतियों द्वारा, या कभी कभी तालाबंदी कर दी जाती है उद्योगों में, तो उत्पादन का कार्य क्या होता है, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाने के कारण उत्पादन में कमी आती है, फलतः आय में वृद्धि न होने और स्थिर रहने पर मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। देश की व्यापार नीति। जब सरकार विदेशों को अधिक निर्यात कर देती है तो देश में वस्तुओं की कमी हो जाती है और इसका परिणाम मुद्रास्फीति होती है। सरकार की घातक नीतियाँ। कभी कभी सरकार ऐसी नीतियां अपना लेती है जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। अगर सरकार उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाए, लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन में शिथिलता से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अनावश्यक विलंब हो, तो इस कारण क्या होता है कि वस्तुओं की उत्पादन में कमी होने लगती है, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जो वस्तुएं रहती हैं उनका मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। पूर्ति का अभाव। उपलब्ध श्रम, कच्चा माल, पूंजीगत उपकरण, भूमि आदि का अभाव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में बाधक होते हैं। ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति प्रवृत्ति मांग में वृद्धि होने लगती है और पूर्ति की कमी के कारण वह उत्पन्न होती है। व्यापारियों या उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का संचय करना। एक कारण यह भी है कि व्यापारी और उपभोक्ता क्या होते हैं कि अनावश्यक रूप से कभी कभी वस्तुओं का संचय करने लगते हैं। इससे वस्तुओं की कमी होना शुरू हो जाती है, कृत्रिम रूप से उसको कमी निर्मित करते हैं वो बाजार में, और इस कमी से क्या होती है, जो कुछ सामान जो होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। युद्ध काल में उपभोग वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाती है क्योंकि साधनों का प्रयोग युद्ध सामग्री में होने लगता है। इस कारण उपभोग वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी मुद्रा की स्फीति बढ़ती है। विभिन्न देशों में एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं। इनमें से किसी एक देश की कीमतों में वृद्धि होने के कारण इसका सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव दूसरे देशों में भी होता है और दूसरे देशों में भी कीमतें बढ़ने लगती हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि। कभी कभी ऐसा होता है कि उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं उनमें लागतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है या लागत अधिक पड़ते हैं। इस कारण से वो क्या करते हैं कि कीमतों की वस्तु की कीमतों को अधिक बढ़ाकर वो बाजार में प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है, मुद्रा की स्थिति भी उत्पन्न होती है। प्रौद्योगिक परिवर्तन। जब देश में तकनीकी एवं प्रौद्योगिक परिवर्तनों का दौर चलता है तो अल्पकाल में उत्पादन कार्य रुकने से पूर्ति कम हो जाती है या मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। यह सबसे बड़ा एक कदम होता है जबकि हम उस देश में मुद्रा की स्फीति को रोक सकें, क्योंकि किसी भी देश में
वह स्थिति अच्छी नहीं होती है जब उस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति हो या मुद्रा संकुचन की स्थिति हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में देश को नुकसान होता है, क्योंकि इसका प्रभाव रोजगार पर, उत्पादन पर, उपभोग पर, सभी पर पड़ता है। अतः हम ऐसे उपायों को अपनाना चाहते हैं जब हम उस स्थिति को रोक सकें। मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों को भी हम तीन भागों में हमने उसे बांटा है। एक है हम मौद्रिक उपाय अपनाते हैं उसको रोकने के लिए, दूसरा हम राजकोषीय उपाय अपनाते हैं और अन्य उपाय भी हम उसे अपनाते हैं। अगर हम मौद्रिक उपाय अपनाते हैं तो सबसे पहला हम उपाय अपनाते हैं कि मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण किया जाए। ये सबसे बड़ा एक उपाय है कि देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाए, इससे मुद्रा की स्फीति अपने आप नियंत्रित होने लगती है। फिर दूसरा हम स्टेप अपना सकते हैं कि पुरानी करेंसी जो होती है, पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण किया जाए, क्योंकि अभी हमारे देश में हुआ था। पुरानी मुद्रा जो थी, पुरानी करेंसी थी, उसका विमुद्रीकरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जब 2000 की नोटों को बंद कर दिया गया था। यह स्थिति कहलाती है विमुद्रीकरण कहलाती है। फिर एक अगला स्टेप है शाख नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को शाख नियंत्रण या शाख का संकुचन करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति अपने आप नियंत्रित होने लगेगी। इसके बाद अगर हम राजकोषीय उपाय अपनाते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यदि हम राजकोषीय उपाय अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि इस श्रेणी में सरकार के वे सभी वित्त संबंधी उपाय आते हैं जो चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने में सहायक होते हैं, जैसे कि कर, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, इन सभी के बारे में हम इसमें करते हैं। यदि हम कर में वृद्धि करें, कर में वृद्धि से अगर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने हेतु कर में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फालतू क्रय शक्ति वसूल की जाती है। अगला स्टेप हम अपना सकते हैं सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। अगर हम सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर दें, मुद्रा की स्फीति को कम करने के लिए सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण वसूल करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किए गए धन को उत्पादन कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उत्पादन अधिक होगा तो वस्तुओं की मात्रा बाजार में बढ़ेगी और वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगेगी। सार्वजनिक व्यय में कमी किया जाए। सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक जो भी वो व्यय करती है उसे कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। बचत को प्रोत्साहन करना चाहिए। बचत तो सबसे बड़ा हथियार है कि हम अगर सभी बचत करने लगे, बचत को प्रोत्साहित किया जाए तो हम क्या करेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में कर सकेंगे। विनियोग पर नियंत्रण किया जाए। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इससे व्यापारी और उद्योगपति लाभ कमाकर अपनी पूंजी व्यवसायों के विस्तार में लगाते हैं, जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि स्फीति काल में विनियोग पर नियंत्रण रखे, इससे स्फीति कम होगी। मुद्रा का अधिमूल्यन, इससे विदेशों को आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ते मूल्यों में नियंत्रण में ये उपयोगी है कि मुद्रा का हम अधिमूल्यन किया जाए। अन्य उपायों में हम देखेंगे कि अन्य बहुत सारे उपाय हैं जो हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपना सकते हैं, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि करें। सीधा इसका असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा यदि उत्पादन में वृद्धि होती है। उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों के द्वारा यदि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो इससे मुद्रास्फीति बहुत नियंत्रण में आ जाएगी। लाभ वितरण पर प्रतिबंध कर दिया जाए। सरकार लाभ वितरण पर प्रतिबंध लगाकर हिस्सेदारी के लाभ को उपयोग कर व्यय करने पर रोक कर सकती है। इससे उस सीमा तक मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव होता है। फट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कुछ फट्टेबाज भावी सौदे से ऊंचे मूल्य का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मूल्य मुस्तर का अनायास ही बढ़ने लगती है। अतः इसे यदि रोक दिया जाए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ने लगेगी। मूल्य नियंत्रण व राशनिंग। सरकार अपनी आर्थिक नीति के अंतर्गत वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेचने को बाध्य कर सकती है, और सरकार राशनिंग की नीति से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि को भी रोकने में समर्थ है। अतः मूल्य नियंत्रण और राशनिंग उपायों को अपनाकर भी हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। आयात प्रोत्साहन।
वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है तथा निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इससे भी क्या होगा कि देश में वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी और स्फीति की स्थिति नियंत्रण होगी। मजदूरी नीति एक है मजदूरी नीति। मजदूरी की दरों में वृद्धि द्वारा वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ती हैं और कीमतों में इस बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हम मजदूरी की दरों में हमको परिवर्तन करना चाहिए। इससे भी स्थिति जो होगी नियंत्रित होगी। बेरोजगारी और कीमत स्थिरता। बेरोजगारी का स्तर बढ़कर कीमतों में वृद्धि दर में कमी लाई जा सकती है। बेरोजगारी का स्तर बढ़ाकर हम ये उपाय अपनाते हैं तो कीमतों की वृद्धि दर में हम कमी ला सकते हैं। इसी तरह से कीमत स्थिरता, कीमत में स्थिरता हम लाने का प्रयास करें ताकि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में ला सकें। आज हम यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त करते हैं।